नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। योगी सरकार हर परिवार को देगी रोजगार। बरेली में मलेरिया फैल्सीफेरम के केस सबसे ज्यादा, हेल्थ टीमें जुटी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बेटियों का दबदबा, कुलपति ने दी बधाई। बरेली में अभिवक्ता के मकान में डकैती, लुटेरों से भिड़ी घर मालकिन। शाबाश समारोह में मेधावियों का होगा सम्मान, जुटेगी प्रमुख हस्तियां। बरेली की शख्सियत में आज मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर परिवार से एक सदस्य को रोजगार देने के देरी से प्रयास कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में कौशल मैपिंग अभियान शुरू करने जा रही है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। राज्य में कोई भी परिवार रोजगार से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल मैपिंग के दौरान ऐसे परिवारों का डाटा जुटाएगा जहाँ किसी भी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है। ऐसे परिवारों को एक विशेष कार्यक्रम के साथ जोड़कर कम से कम एक सदस्य को रोजगार का अवसर सरकार उपलब्ध कराएगी। डबल इंजन की सरकार ने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। पिछले 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। स्वरोजगार के लिए 60 लाख कारीगरों को ऋण मिला है। यहाँ बता दें कि कौशल मैपिंग अभियान का लाभ बरेली समेत जिलों में ऐसे परिवारों को मिलेगा जिनको रोजगार की तलाश है। बरेली में मलेरिया और दिमागी बुखार के मरीज लगातार सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। सर्विलांस टीमों ने प्रभावित इलाकों का सर्वे शुरू कर दिया है और मरीजों की लिस्टिंग कर उनको बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बरेली में इस साल अभी तक मलेरिया के 327 केस सामने आए हैं, जो यूपी में किसी भी जिले से ज्यादा हैं। इनमें जांच के बाद 318 केस सामान्य मलेरिया और 9 केस दिमागी बुखार यानी फैल्सीफेरम के पाए गए हैं। अफसरों का कहना है कि ये मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारी है और सरकार के स्तर से संपूर्ण इलाज की व्यवस्था है। अभी तक सामने आए सभी मरीज ट्रीटमेंट के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। मलेरिया की रोकथाम के लिए पूरे जिले में फॉगिंग अभियान भी जारी है। लोगों से अपील की गई है कि कहीं भी आसपास जलभराव ना होने दे। पानी में मच्छर तेजी से पनपते हैं और मलेरिया फैल्सीफेरम का कारण बनते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि मलेरिया एक मच्छरजनित बीमारी है, मच्छरों द्वारा फैलता है ना। तो अगर हमें मच्छरों को रोकना है तो हमें अपने आसपास की साफ़ सफाई, जहाँ पे पानी का जमाव है उसको हटाना है। और जो लगातार मच्छरों का घनत्व बढ़ रहा है उसके लिए नगर निगम की तरफ से, नगर पंचायत की तरफ से और मलेरिया विभाग की तरफ से लगातार उसके लिए फॉगिंग कराई जाती है। फॉगिंग कराई जाती है, ये हमारे स्वास्थ्य विभाग प्लस नगर निगम दोनों मिलकर करते हैं। रही बात साफ सफाई की, जहाँ पे जमा पानी के स्रोत है उनको हटाने का काम हमारा दूसरे विभाग करते हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें। ठीक है, एक कार्य तो ये हो गया। दूसरा काम मलेरिया को रोकने का होता है कि जिन मरीजों को भी बुखार आ रहा है उन बुखार वाले मरीजों को हम लोग जाँच करते हैं, चूँकि ये मलेरिया का सीजन चल रहा है। जाँच करने पर अगर वो मलेरिया धनात्मक आता है मरीज, तो उसको हम मलेरिया का पूरा इलाज देते हैं। 2 प्रकार के हमारे मलेरिया होते हैं, एक होता है सिंपल यानी वाइवक्स वाला मलेरिया और एक होता है फैल्सीफेरम, मलेरिया फैल्सीफेरम, जो कि हमारा दिमागी मलेरिया होता है। दोनों का समुचित इलाज हमारे सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। सारी जांचें निःशुल्क उपलब्ध है। छोटी छोटी सी पीएचसी से लेकर जिला अस्पताल तक लगातार इसकी जांचें चल रही हैं और मरीजों को पूरा इसका इलाज मिल रहा है। रही बात मलेरिया के केसेस की, तो इस साल अभी तक हमारे 4 अगस्त 2022 तक जनपद बरेली में 327 केस निकल चुके हैं, जिसमें से जो 318 केस हैं वो सामान्य मलेरिया यानी वाइवक्स के हैं और हमारे 9 केस जो है हमारे दिमागी मलेरिया वाले होते हैं उनके हैं, निकल के आए हैं। लेकिन और सारे के सारे मरीज दवा लेके बिल्कुल सब ठीक हो चुके हैं। लगातार हमारा जो मलेरिया की जो सर्विलांस है वो जारी है। प्रतिदिन प्रत्येक यूनिट से लगातार रिपोर्ट आती है और कहीं पर भी अगर हमें लगता है कि केसेस बढ़ रहे हैं तो तुरंत वहाँ पर वेक्टर कंट्रोल वाली कार्रवाई करके बुखार के मरीजों का सर्वे करके ये उनको रोका जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो शासन की तरफ से हमें निर्देश है कि बरसात का समय चल रहा है, साफ सफाई रखें, मच्छरों का घनत्व कम करने के लिए फॉगिंग कराएं, स्प्रे करवाएं, वो सारा कार्य चल रहा है। साथ में स्वास्थ्य विभाग का जो मेन काम है वो काम है मरीजों को आइडेंटिफाई करके बुखार के उनको पकड़ के जाँच के उनका इलाज कराना, वो काम लगातार जारी है।
बीएड एंट्रेंस एग्जाम उत्तर प्रदेश में बेटियों ने कमाल करके दिखाया है। टॉप 5 में 3 बेटियों ने जगह बनाई है। परीक्षा का आयोजन एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने सफलतापूर्वक और समय से परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने बीएड एंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले अभ्यर्थियों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में प्रयागराज की रागिनी यादव ने सर्वाधिक अंकों के साथ यूपी टॉप किया है। प्रयागराज की ही नीतू देवी ने दूसरा और यही के अभय कुमार गुप्ता ने तीसरा स्थान हासिल किया है। सभी अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.mjpru.in पर और www.upbed2022.in पर ऑनलाइन परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 प्रवेश परीक्षा का परिणाम जो पहले से ही शेड्यूल था 5 अगस्त को घोषित किया जाना, उसको हम आज घोषित कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर 6,67,463 अभ्यर्थियों ने इसमें प्रतिभाग किया और उसके बाद 6,15,021 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया जा रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं रागिनी यादव, ये एक अभ्यर्थी हैं, 359.666 अंक प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान नीतू देवी 358.000 अंक प्राप्त किए हैं और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले अभय कुमार गुप्ता 349.333 अंक प्राप्त हुए हैं। रागिनी यादव प्रयागराज इलाहाबाद की हैं, तीनों प्रयागराज से हैं, ये इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद हमारा सबसे बड़ा सेंटर था। पहले नंबर पर जो रागिनी यादव हैं, इन्होंने जनरल, वैसे तो ये ओबीसी कैटेगरी की हैं, लेकिन जनरल में इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करके टॉप किया है। और जो तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं अभय कुमार गुप्ता, वो भी ओबीसी कैटेगरी से हैं और इन्होंने ओवरऑल रैंक यानी जनरल रैंक में 30 रैंक पर प्राप्त किए हैं। नीतू देवी जो द्वितीय स्थान पर हैं, वो जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट हैं प्रयागराज से, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। बरेली में अधिवक्ता के घर लाखों की चोरी की घटना सामने आई है। थाना इज्जत नगर क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर माफी में हथियारबंद बदमाशों ने देर रात अधिवक्ता विवेक कुमार के घर धावा बोलकर लूटपाट की। विवेक की पत्नी सरिता ने बहादुरी दिखाई और वह लुटेरों से भिड़ गई। अपराधियों की संख्या अधिक होने की वजह से सरिता का विरोध काम नहीं आया और मारपीट में वह घायल हो गयी। बदमाशों ने हथियारों से डराकर पूरे परिवार को बंधक बना लिया और 1 घंटे से भी अधिक समय तक लूटपाट के बाद बदमाश फायरिंग करते हुए भाग निकले। घटना से इलाके में दहशत है। अफसरों ने बताया कि पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हैं। क्या नाम है आपका? सरिता। ये बताइए क्या घटना हुई आपके साथ और चोट कैसे लगी आपके? रात में समथिंग 2:30 बजे, 2:15-2:30 बजे 10 से 12 लोग हमारे घर में आ गए और हम लोग को एकदम से आहट हुई कि कोई है। फिर हम लोग ने आवाज़ निकालने की कोशिश करी तो उन लोगों ने हम लोग को तमंचा वगैरह दिखा दिया कि आप हिलो डिलो ना, हम थोड़ा बहुत कैश लेंगे और चले जाएंगे। फिर हम लोगों ने मना करा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो बोले कि हम तुम्हें टारगेट करने नहीं आए हैं, हमें थोड़े बहुत दारू वारू के पैसे चाहिए और हम यहाँ से चले जाएंगे। और फिर उन्होंने अलमारी हमारी खोलने की कोशिश करी। अलमारी में जो कैश वगैरह थोड़ा बहुत रखा था वो सब कुछ ले गए। एक मेरी चेन रखी थी वो ले गए और उन्होंने दूसरा लॉकर खोलना जब शुरू किया तो मैंने उनको अपोज करना शुरू किया। मैंने उन्हें पुश करा, तब उन्होंने मेरे सर पे बट मारी और हाथ में मेरे चाकू मारा और फिर मैं जगह मिल गई तो मैं भाग गई बाहर। फिर मैं गांव की तरफ चीखते चिल्लाते हुए गई तो फिर वो लोग कितने लोग थे और पुलिस में आपने अभी तक शिकायत करी है तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? सर हमने समथिंग 2:38 पे पुलिस पे हमने कॉल करी थी 112 पे। पुलिस तुरंत आ गई थी 10 मिनट के अंदर अंदर। हम लोग ने FIR वगैरह कर दी है और मेरा मेडिकल हो गया है। आप देखिए आगे क्या प्रोसीजर रहा। क्या और भी घटना? क्या शुभ नाम है आपका? नितिन कुमार जय। नितिन जी, कैसी घटना हुई, कैसे आपको बंधक बना के उन्होंने लूट करी, पूरी घटना बताइए। तो मैं सो रहा था, है ना, और अचानक मेरी आँख हुई तो मुझे लगा सामने जो है 10 से 12 लोग खड़े हुए। तो ऐसा नहीं लगता सपना टाइप का आया। तो मुझे चीखने की आवाज़ मैंने करने की कोशिश की लेकिन आवाज़ चीखनी निकली नहीं, तब तक ये उड़ गई। तो मेरे से बोले कि हम तुम्हें टारगेट बनाने नहीं आए, हम रामपाल को टारगेट बनाने हैं, है ना, हमें तुमसे जो है दारू के पैसे चाहिए, वो हमें पैसे दे दो, हम जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि पीछे मेरी पैंट टंगी है ना, उसमें मुझे पैसे निकालने नहीं थे। तो उसके बाद उन्होंने जो है मुझे गेट के करके लोग अंदर आते गए। अंदर जो है ये अलमारी का दरवाज़ा ना
तो टीवी खोला, उसके अंदर एक पर्स रखा था मेरी बीवी का, उसके अंदर 6-7 हज़ार रुपये रखे थे, तो वो निकालिए। उसी में टूटी हुई सोने की चैन जो भी थोड़ी देर पहले टूट गई थी वो रखी। आए डोर से थे, इसको जाली वाले डोर को उन्होंने ओपन कर लिया था काट कर चाकू से, और फिर जो है अंदर धक्का मार के एंट्री। आपको क्या बंधक बना दिया था? हाँ मेरे को अंदर बांधे। हाँ उसका पूरा घर पर भंगा लिया। हाँ वो उसको टोटल कितने लोग थे और कितनी देर तक आपको बंधक बना के लूट करी? 10 से 15 मिनट और 3 लोग थे, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे। मार पिटाई भी की आपके साथ? नहीं, मार पिटाई बाद में हुई है जब हम लोगों ने झगड़ा किया। किस समय का हादसा हुआ है? लगभग 2:30 बजे। क्या क्या है आपके पास से? एक सोने की टोटल कितने रुपए का सामान गया? समथिंग 1 लाख रुपए। सरोकार समाज की रीढ़ होते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अग्रणी डिजिटल न्यूज वेंचर न्यूज टुडे नेटवर्क और सामाजिक संस्था एक उम्मीद मिलकर मेधावी स्टूडेंट्स के सम्मान के साथ सामाजिक सरोकार का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। 7 अगस्त को पीलीभीत बाईपास स्थित हवेली फन सिटी सभागार में शाबाश कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें बरेली नगर क्षेत्र के स्कूलों के हाई स्कूल और इंटर के टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह में शहर के मेधावी स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के साथ गणमान्य नागरिक, शिक्षा एवं प्रशासन की प्रमुख हस्तियां मौजूद रहेंगे। शाबाश कार्यक्रम को लेकर शहर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। न्यूज टुडे नेटवर्क और एक उम्मीद संस्था शाबाश 2022 कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाना है। मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि न्यूज़ नेटवर्क CBSE और के जो टॉपर बच्चे हैं जनपद के, उनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम कर रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी पहल है। इससे बच्चों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। हम पूरी अपनी शुभकामना और सद्भावना देते हैं कि आपका कार्यक्रम सफल हो। बरेली की शख्सियत में आज बारी है मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई की, जिन्होंने बालिका शिक्षा के लिए बड़े काम किए और देश में प्रगतिशील लेखक आंदोलन को मजबूती दी। 21 अगस्त 1915 को बदायूं में जन्मी इस्मत चुगताई बरेली के इस्लामिक गर्ल्स इंटर कॉलेज की पहली प्रिंसिपल रही थी। उस वक्त समाज बालिका शिक्षा से लगभग अछूता था। इस्मत ने 10 बेटियों से शिक्षा की शुरुआत की और देखते देखते कारवां बढ़ता गया। इस्मत चुगताई ने अपनी बेबाक लेखनी से लेखन का नया अध्याय जोड़ा। उनकी कहानियों पर कई फिल्में बनी। पहली फिल्म छेड़छाड़ के नाम से 1943 में प्रदर्शित की गई थी। जिद्दी, आरजू, बुज़दिल, शीशा, फरेब, दरवाजा, सोने की चिड़िया और सोसाइटी जैसी फिल्में भी उन्हीं के उपन्यासों पर बनाई गईं। स्त्री विमर्श पर उनके मुक्त विचारों की वजह से उनकी कहानी लिहाफ को लेकर लाहौर कोर्ट में उन पर मुकदमा भी चला था। ठेठ मुहावेदार और गंगा जमनी जुबान से हिंदी साहित्य को ताकत देने वाली ऐसी इस्मत चुगताई का 24 अगस्त 1991 को मुंबई में निधन हो गया था। इच्छा के अनुरूप उनको दफनाने की जगह उनका चिता संस्कार किया गया था। इस्मत चुगताई के वे शब्द आज भी प्रगतिशील लेखन को ताकत देते नजर आते हैं, जिसमें वे कहती हैं कि यह आंदोलन तब तक जिंदा रहेगा जब तक मनुष्य की तरक्की की राह जिंदा है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।